हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2015 का पेपर नंबर 2, जो कि हमारा पीजीटी और आने वाले एनटीए नेट के लिए जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। पहला ही जो सवाल है हमारा कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अभिषेक जो है वो कहाँ मिला है। तो वो मिला है हमें ये आपके बिलासुर गांव, हुंसी, भीमबेटका और मगरा से। तो ये मिला है हमें भीमबेटका से। कौन सा? भीमबेटका से। ठीक है। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका के अंदर लगभग 600 से 700 शैलाश्रय हैं, जिनमें से 275 मतलब 275 पर शैलाश्रयों पर जो है वो चित्रों को संकलित किया गया है। और ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के अंदर लिखे गए, पर मोस्टली ये पूरा पाषाण काल के जो है वो शैलाश्रय है या स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जो खोज है वो विष्णु वाकंकर जी के द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकंकर पूरा नाम है, इनके द्वारा की गई थी। 1957 से 1958 के बीच में इनकी खोज की गई। 2003 के अंदर जो है भीमबेटका को यूनेस्को की साइट के अंदर वो शामिल कर लिया गया था। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती के प्रमाण मिले थे। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे स्थान नहीं पूछा, यहाँ पे प्रॉपर जो एक वो दे दिया गया है, जगहों के नाम दे दिए गए हैं। मतलब जैसे मेहरगढ़ ना पूछ करके क्या पूछ लिया है, डायरेक्ट वो जो है बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान, पंजाब ये पूछ लिया गया है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सही सुमेलित नहीं है आपका कौन सा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो नहीं है सुमेलित, क्योंकि ये हड़प्पा के अंदर है। और जो ये वाला जो R37 है, हड़प्पा है ना, तो यहाँ पे है राखीगढ़ी, मध्य शहर, हड़प्पा समाधान H। और कालीबंगा जो है वो पुरुष और स्त्री का युगम शवाधान जो है वो यहाँ पे प्राप्त होता है। पर हमें युगम शवाधान जो है वो, संयुक्त दफन जो है वो मुख्यतः लोथल के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद लोथल के बाद जो कालीबंगा में भी मिलते हैं। हड़प्पा का जो यहाँ पे ताबूत शवाधान होता था। कौन सा? ताबूत शवाधान। ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है वो पोस्ट यहाँ पे जो है पोस्ट शमशान या फिर क्लश शवाधान होता है। मोस्टली हम लोग इसको क्लश शवाधान के नाम से जानते हैं। सनौली एक जगह यूपी बागवत जिला में, और यूपी उत्तर प्रदेश में और बागवत जिला में। तो यहाँ पे क्या है, विस्तारित शवाधान होता था। तो इस तरीके के शवाधान की जो विधियां थी हड़प्पा सभ्यता की, जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई। और इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है कि हमें क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुरातात्विक अवशेष क्या मिले। मोहनजोदड़ो जो है वहां पे उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी जो है हमें प्राप्त होती है। उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी। हड़प्पा से हमें क्या मिला है? हड़प्पा से कांस्य का रथ मिला है। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से हाथी दांत के स्केल मिले हैं। और बनावली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। तो ये है, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगसकुई अभिलेख में है। तो ये है आपके कौन से देवता है? इंद्र का तो है ही है ना सत्य और मित्र और वरुण का जो है इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका हो जाता है। भारत में कहाँ पर भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। तो वो पाया गया है आपका श्रृंगवेरपुर के अंदर। ठीक है। निम्नलिखित में शुल्क जो है यजुर्वेद की कौन सी संहिता है। तो ये संहिताएं भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये है वाजसेनी संहिता। और निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का जो है वो उल्लेख मैक्सनीज की इंडिका के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो वो देखने को मिलता है हम पांड्य राज्य का अभिषेक जो ये अभी उल्लेख जो है देखने को मिलता है। चेर और चोल के बारे में भी जो है आपको पढ़ना है। इन सब का उल्लेख जो है वो अभिलेख के अंदर आता है। क्या नाम है उसका? अशोक जी के जो है अभिलेख है उसमें आता है। तो प्लीज उसको भी आपने देखना है। कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आता है। वहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से राजाओं का अभिलेख आता है, कौन कौन से फॉरेन के जो राजा हैं, विदेशी राजा, उनका संबंध जो है वो उसका नाम हमें देखने को मिलता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आप ढूंढ करके जो है वो इनको
देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? तो वो खोजा गया है आपका ये है नौका सिरकप के अंदर जो है दो के ये खोजा गया है। निम्नलिखित में कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था? तो तृतीय संगम जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो नकीर थे। और निम्नलिखित कौन से जो ये तमिल संगम हुए हैं आपके ना उसके रिलेटेड है ये। तो ये है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ करने वाले जो थे ये कर्मदक्षक थे, इन्होंने प्रारंभ किया था। आपको पता है कुषाण के जो है भीम कडफिसिस थे, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। और ये जो है इनका इम्पोर्टेंट जो है आपको ये पता होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के जो है ये पूछे गए हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त प्रथम के जो है वो से स्कंदगुप्त तक के जो सिक्के हैं वो यहाँ पे हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 देखना है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? तो वो उल्लेख है आपका कौन से उसमें दिया गया, वो मंदसौर के जो अभिलेख है उसमें सूर्य मंदिर के प्रमाण का अभिलेख हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए थे? तो सिक्के जारी ना करने वाले जो हैं वो पल्लव हैं। और इसके अलावा राष्ट्रकूट ने भी करे हैं, चोल ने भी करे, चालुक्य ने भी करे हैं। चालुक्य के ऊपर आज हम चैप्टर करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो ये थे आपके जो विष्णुगुप्त थे ना, ये जो है वो जो है समुद्रगुप्त का समकालीन था। निम्नलिखित में से चोल देश में कौन जो है स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? कावेरीपट्टनम, नंदीपुर, उरैयूर और तंजौर जो है इसमें से हमें पता है कि उरैयूर जो है वो फेमस था सूती कपड़े के लिए। निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका क्षेमेंद्र, ऑप्शन नंबर 3। इसमें हम अगर भास की कृतियों की चर्चा करते हैं तो जो भास जी हैं इन्होंने ये एक प्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने जो है वो बहुत सारी कृतियों की जो है वो रचना करी है। जिसमें जो है हम मुख्य कृतियों की अगर बात करते हैं तो प्रति मानाटकम जो है इनका प्रसिद्ध जो है वो ये इस नाटक में जो है वो कथा वस्तु ली गई है रामायण से। उसके बाद जो है अभिषेक नाटकम जो दिया गया है, उसके बाद पंचरात्रम एक और है, ठीक है। मध्यम व्यायोग जो है वो एक चौथी रचना है। दूत घटोत्कच की जो है घटोत्कचम जो है इसकी भी रचना की गई है भास जी के द्वारा, है ना। अभिमन्यु के बारे में जो है जयद्रथ का वध जो करते हैं उसके बारे में ये है। और कर्णभारम जो है एक अन्य रचना जो है वो हमारे महाभारत से ही प्रेरित है ये वाली। दूत काव्यम जो है ये अन्य रचना है इनकी। उसके बाद उरुभंगम जो है वो एक और 8 नंबर की रचना मैंने आपको बताई। बालचरितम बहुत ज़्यादा फेमस है। चारुदत्तम जो है एक अन्य नाटक इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अभिमारकम जो है, स्वप्नवासवदता जो है वो इनकी रचना है। तो बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, पर उरुभंगम हो गई, स्वप्नवासवदता हो गई, बालचरितम हो गई, ये कुछ मेन, दूत घटोत्कचम हो गई। तो इस तरीके की जो रचनाएं हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। और उसी तरीके से आपको क्षेमेंद्र की जो रचनाएं हैं उनका भी जानकारी जो है उनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि क्षेमेंद्र ने जो है वो कौन कौन सी रचनाएं जो है वो करी है। भवभूति के पर भी आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों का इतना एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवा पाना और आप उतना ही गेन कर लेंगे, इस चीज़ का जो है संशय हमेशा बना रहता है। क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन जब हो जाती है तो वो फिर जो है ओवरफ्लो ही करती है। तो इसलिए मैं कम कम करके आपको देता हूँ। ऑब्वियसली ये अगले जो है क्वेश्चन पेपर में कहीं और आएगा तो हम किसी और एक को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है हमारे पास और इसमें क्या पूछा गया है कि नाट ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया था? तो जीवनी थी ये पैगंबर मोहम्मद साहब की। तो ये संकलित किया था आपके जियाउद्दीन बर्नी जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है।
फिर है 19, यहाँ पे हमें मिलान करना है, तो बरवक का जो मिलान है वो प्रबंधक से हो जाता है। उसके पश्चात वकीले दर का जो है मिलान ये होगा आपका शाही महल का जो संरक्षक प्रभारी। फिर सर ए जानदार का जो संबंध है वो सर ए जानदार जो अंगरक्षकों का मुखिया था। जेवानी जो है ये खौमा ढोने वाले होते थे, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 जो है वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारे पास। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपका, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें सही नहीं है वो ढूंढना है। तो सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली तथा प्रणालियां तुरंत ही समाप्त हो गई नहीं हो गई, बल्कि वे कायम रही, हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ये सही है। दूसरा, उपद्रवी क्षेत्रों को मवास कहा जाता था, ये भी सही है। भू राजस्व के निर्धारण और उनकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी जिसे बाद में कनकूत कहा गया, तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। तो इकलौता ये बत्ता ये गलत है। ये जो है वो 2 इतिहासकार बर्नी और याया जो है वो मोहम्मद तुगलक के कृषि कर एवं वृद्धि के पैमानों पर विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। यह कहता है कृषकों को पर नया अतिरिक्त कर अवाव जो है लगाया जाता था, और बर्नी कहता है कि वे 3 बड़े कर जो है ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे, सख्ती से वसूले जाते थे, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अब 21 है, निम्नलिखित उदाहरण का लेखक कौन है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके जो लेखक है उसका नाम पूछा गया है, तो प्लीज़ आप स्टेटमेंट को जो है ध्यान से पढ़िए। ये हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य तथा यूरोप एवं जापान के दूसरे राज्यों जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया, इन दोनों के बीच का तर्क क्या इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती है। तो 21 जो है इसका आंसर है आपका डीसी सरकार जो नहीं, इसका जो है बर्टनस्टाइन जो है वो सही आंसर रहेगा, बर्टनस्टाइन, ऑप्शन नंबर 4। 22 है, नीचे लिखे गए अंश को पढ़े। मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असमित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजों के भवनों में मानसिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ हैं, तो ऑप्शन नंबर ये 22 का होगा हमारा, बाबर, ठीक है। और ये विचार ग्वालियर भवन देखने के बाद जो है किसने व्यक्त किए थे, तो बाबर ने व्यक्त किए थे। आपको 23 का ऑप्शन देखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासनकाल के आरंभिक 19 वर्षों के इतिहास का बयान करता है, जो कुतुब शाही दरबार के रोजनामचे की तरह है, रोजनामचा जो रोज लिखने वाला है ना, उस समय के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रकाश डालता है, तो ये है आपका मिर्जा निजामुद्दीन अहमद का हकीकत सलातीन जो है उन्होंने लिखा था। 24 क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्या पूछा गया कि मुगलों के ज़माने में बादशाह को तोहफे देने के लिए 2 तरीके प्रचलित थे, एक होती थी पेशकश, एक होता था नजराना, नजर देना, ठीक है। तो औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया था, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं पूछा है। नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नजर कहा जाता था, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए जो सही है। दूसरा, राजकुमारों के लिए दी जाने वाले तोहफों को नियाज कहा जाता था, बिल्कुल सही। और तीसरा है आपका अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा जाता था, ये भी सही है। कितने बताए मैंने, नज़र, नियाज, निसार, ठीक है 3, तो ये पूछा जाता है। कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दी जाने वाले तोहफे को नज़र कहा जाता है, ये गलत है, मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया, नज़र कहा जाता है। 25 जो है हमारे पास क्या पूछा गया, 25 का इसमें पूछा गया मुगलों के ज़माने में विकसित हुई तकनीक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो सही नहीं है आपका 25 का दिया गया है आपका, वे बस्तर जो सारी दुनिया में मशहूर थे, वे बिना बहुचक्रीय करघों की सहायता से तैयार किए जाते थे, जी बिल्कुल। समुद्री यात्राओं पर जाने वाली नौकाओं में एस्ट्रोलेब के अलावा और कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था, तो ये भी सही है। मुगलों के महास्मारकों तक जो है निर्माण एक पहिया ठेला गाड़ियों जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया गया था, ये गलत है।
और यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए सभी सही खांचों वाले पेज भी नहीं बनाए जाते थे, ये भी सही है। 26 है हमारे पास, तो वो बोल रहा है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ। तो चकला शब्द का जो प्रयोग है वो हुआ था आपका सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं। तो इसके लिए ये प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। 3 आपको नहीं पढ़ने ऊपर वाले। 27 क्या है? 27 में पूछा गया है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। नहीं है, सही नहीं है। तो खालसा जो है वो शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। ये जो हमारा 27 है ये वाला सही है। जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी, ये भी सही है आपका, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जागीरों के आवंटन में जमातदामी की कोई भूमिका नहीं होती थी, ये गलत है भाई साहब। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 4 ठीक है। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, बिल्कुल, प्रारंभ भी उसी चीज के लिए हुई थी, है ना। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 देखना है। उसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी को मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया। तो वो पेश किया था समुद्री कोयला। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। और मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की थी? जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वो बादशाह के पास जाता और कहता है, महाशय अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। तो ये वाली व्यवस्था होती थी, इजारेदारी इसके लिए कही थी उन्होंने, ये वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कोई स्टेटमेंट आपको जो है आपके पूरे मूड को सही कर देती है, एक ही स्टेटमेंट। विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग कर मुगल कालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई इसका जो सही नहीं है कथन वो कौन सा है? वो कथन है आपका, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मोरलैंड ने मुगल कालीन भारत को जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार के आधार पर लगाया, जी सही है। मोरलैंड ने दक्षिण और दक्षिण भारत की जनसंख्या का अनुमान नागरिक सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया, ये भी सही है। अशोक वी देसाई ने मुगलकालीन भारत की आबादी का अनुमान सकल तथा प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया, ये भी सही है। किंगली डेविस ने भारत की जनसंख्या के मोरलैंड के आंकड़े को सुधार कर 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है हमारा 30 का। मुगल प्रशासन को गोलकुंडा बीजापुर कर्नाटक तक फैलने की कोशिशों ने उसे टूट की कगार पर ला दिया था। शायद औरंगजेब को ये बेहतर सलाह दी जाती कि वे अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की ये सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, तो काफ़ी दूर था और जिसका प्रबंधन करना मुश्किल था। ये विचार हैं भाई साहब, ये ऑप्शन नंबर 3 में जो है सतीश चंद्रा जी के, और इनका हम जो है वो बुक भी पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में इन्होंने लिख दिया। अब तो मुगल दरबार की तहजीब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो सत्य नहीं कथन है जो दरबार की कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, ये सही है। औरंगजेब ने 1683 में यह आदेश जारी किया कि 2000 से नीचे के स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फतिहा के पड़े जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा, ये भी सही है। औरंगजेब ने 1393 में आदेश जारी किया अमीरों की पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। बादशाह के सामने अमीरों को नीम आस्तीन पहनकर और कंधों पर शॉल लपेटकर ही उपस्थित होना होता था, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 33 का है, कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ जहाँ मिफ्ताह उल फुजला जैसे जो है शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया था? वो किया गया था 33 का, ये है आपका मालवा के अंदर। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन को कालानुक्रम अनुसार जो है क्रमबद्ध कीजिए। तो ये जो है वो रहेगा आपका 1 2 3 4,
ठीक है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी लास्ट में आए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप कर्नाटका में काउंट दी लैली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो काउंट डी लैली कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे, ठीक है। घरेलू सरकार ने लैली को जो है, लाली भी बोलते हैं इनको, धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्रों पर जो है कब्जा जमाने का निर्देश दिया था। ये गलत है। भारत में फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना, ये भी नहीं सही है। भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर जो है वो कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना, ये सही है। कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारे पास। फिर है हमारे पास 36 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो बेसन की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे पेशवा बाजीराव द्वितीय और मॉर्किवस एवं बेल्जली के बीच, मॉर्किवस ऑफ बेल्जली के बीच में ये समझौता हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। और इसके अलावा 37 है, 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? ये जनजाति भील थी जो इसमें सम्मिलित नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं है? तो मिशनरी समुदाय से जो संबंधित नहीं है वो है 38 का हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो ये है माउंट लंबार्ड जो है वो इससे संबंधित नहीं थे। और दयानंद सरस्वती जो है, जो संबंधित थे ना, वो भी ऑल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगली बार हो सकता है कि ये पूछ ले कौन से संबंधित थे, है ना। तो दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? तो देखो, उन्होंने जो मेनली जो विरोध किया उन्होंने, वो गाय के प्रति पूज्य भाव के विरोधी नहीं थे। बाकी उन्होंने जो है सर्वेश्वरवाद, बौद्धवाद, मूर्ति पूजा, इन सब का खंडन किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 39 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 से निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं था? तो ओरिएंटलिस्ट जो नहीं थे वो 40 आपके चार्ल्स ग्रांट जो थे वो ओरिएंटलिस्ट नहीं थे। ये 3 ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्यविद थे। 41 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्कर्मण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित है था? तो ये 41 का है आपका। शासक के प्रति व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को दुरुपयोग, रियासती राजाओं से अनुचित तरीके से धन और इंग्लैंड भेजना, भारत से एक तरफा निर्यात और ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में भर देना। तो भारत से एक तरफा निर्यात जो है मूल तत्व किसमें नहीं था? तो वो था आपका दादा भाई नौरोजी के उसमें, ठीक है, सिद्धांत के अंदर उन्होंने ये दिया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। सूचियां दी गई, मिलान करना है। परमहंस मंडली का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से था, ऑप्शन नंबर 2 से। फिर जो है काय सभा जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैंने आपको पिछले वाले एक क्वेश्चन करवाया था, मुझे याद है, काय आंदोलन जो किया था हमने। सरीन सभा पंजाब से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो है धर्मनारायण परिपालन सभा केरला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 43 है हमारे पास। क्या पूछा गया है कि कुछ लोगों का विचार था कि समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यता परक भूमिका निभाई। तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। 43 में क्या बोला गया है कि समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों द्वारा अपनी अपनी सरकारों के उपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लगा करके देख लो, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। और 44 का हमारे पास है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको मिलाना है। कौन से सन में उन्होंने अध्यक्षता की? रहमतुल्लाह सियानी ने 1896 में की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में की थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है ये की थी 1945, और नवाब सैयद मोहम्मद जो है 1913 के अंदर उन्होंने अध्यक्षता की थी। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, पर आपने भी जो है मुख्य जो अध्यक्ष हुए हैं उनके कार्यकाल में क्या मुख्य डिसीजन कांग्रेस ने लिए हैं
ये आपको भी करने हैं अपने उसमें, ठीक है। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये डिस्कस करते हैं। द इंडियन स्ट्रगल 1935 से लेकर 1942 तक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता है कि ये पूजनीय जो है हमारे सम्माननीय सुभाष चंद्र बोस जी थे। लाला लाजपत राय जी के द्वारा मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, पटाभी सितार मैया, इन सब का जो है क्या इतिहास रहा है, तो उन सबको भी आपने आगे मतलब जो अपने नोट्स में शामिल करना है। पीवाईक्यू का वही रेशियो होता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग मनाती है, और बहुत से हिंदुओं का कत्ल होता है या फिर दोनों समुदाय के बहुत सारे लोग मारे गए। 47 है, निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त कर दी थी? तो वो की थी आपके जो ट्रावनकोर और भोपाल है ना, इन्होंने करी थी, है ना। और आपको ये भी पता हो ना कि हैदराबाद और जो है आपके जूनागढ़ हो गया, और उसके अलावा जो है आपका कश्मीर, उनको किस तरीके से जो है वो एनेक्सेशन किया गया था उनका। 48 सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो 48 का जो है सही आंसर है रंजीत गुहा, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। 49 क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें तो निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसे ही डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव विकास के इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी? तो ये कहा था आपका फेडरिक एंजलिस ने। और 50 है, तो 50 में क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन से वो सही हैं? सही है, तो वही पूछा गया, सही है। इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई, यही बिल्कुल सही है। तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया है कहीं पर। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों में हनन नहीं हुआ, ये गलत है, मतलब हुआ है। और राष्ट्रीय भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया है, जी बिल्कुल ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और डी हमारे सही है। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो ये 50 हो गया, और समाप्त भी होता है पेपर 2 हमारा। अब जो है आप लगातार लग जाइए, मेरे को भरोसा है कि नेट का दिसंबर से पहले हो जाएगा, और जो है दिसंबर तक जो है पीजीटी का भी हो जाएगा। आपके लिए शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।